Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd January 2022 and today's important nursing MCQs are: first question, identify the calcium channel blockers from the following. आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन का उदाहरण है. ऑप्शन ए निफेडिपाइन, ऑप्शन बी एटेनोलॉल, ऑप्शन सी लेसेक्स, ऑप्शन डी मैनिटॉल. The right answer is option A. Nifedipine is a calcium channel blocker drug. याद रखिएगा, ऐसे सभी मेडिसिन जिनके पीछे आपको डिपिन शब्द लगा मिले वो सभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के उदाहरण माने जाते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन्स का इस्तेमाल जनरली बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ठीक करने या डिक्रीज करने के लिए किया जाता है. निफेडिपाइन ड्रग को प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग रूप से पूछा गया है. ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन बी में बताई एटिनोलॉल मेडिसिन की. एटिनोलॉल मेडिसिन बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवा है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट या बढ़े हुए बीपी को कम करने में करते हैं. थर्ड ऑप्शन सी में बताई गई मेडिसिन लेसिक्स है. लेसिक्स के अंदर फ्रूसेमाइड सॉल्ट पाया जाता है. हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है. इसे आप डाईयूरेटिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं. ये यूरिन आउटपुट को बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है. याद रखिएगा, नॉर्मल यूरिन आउटपुट यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 1500 ml पर डे. फोर्थ ऑप्शन में बताई गई ड्रग है मैनिटॉल. मैनिटॉल ड्रग बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने में इस्तेमाल की जाती है. अगर किसी क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 to 15 mm of Hg होता है, अगर इससे ज़्यादा प्रेशर है तो इसे कम करने के लिए मैनिटॉल का इस्तेमाल किया जाता है. याद रखिएगा, मैनिटॉल जो है ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक का एग्जाम्पल है और जब भी इसे इन्फ्यूज़ किया जाता है रैपिडली इसे इन्फ्यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. गौर कीजिएगा, आपको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है उसे सेलेक्ट करना. मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी बात सही है उसे सेलेक्ट करना है आपको. ऑप्शन 1, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. बच्चों को मानसिक रोग नहीं होते हैं. ऑप्शन बी, मेंटल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट हेल्थ. मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ को प्रभावित नहीं करती हैं. ऑप्शन सी, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस. हम मेंटल हेल्थ इलनेस को ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, डेवलप होने से रोक सकते हैं. ऑप्शन डी, पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफरिंग पर्सन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, आक्रामक होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी हम उनके व्यवहार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके व्यवहार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते. इन सभी में से आपको बताना है कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट मिसकंसेप्शन नहीं है, यानी कि कौन सा पॉइंट सही है इन चारों में से.
The right answer is option C. It is possible to prevent mental health illness. हम किसी भी पर्सन में मेंटल इलनेस को होने से रोक सकते हैं अगर हम पेशेंट का हेल्दी एनवायरनमेंट दें, अच्छी केयर करें तो उसमें मेंटल इलनेस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए के अनुसार क्या चिल्ड्रंस को मेंटल इलनेस नहीं हो सकती? हो सकती है। बच्चे भी मानसिक रोगी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मानसिक रोगियों की हेल्थ भी प्रभावित होती है। बिल्कुल ये बात गौर करने वाली है कि मेंटली इल पर्सन्स की हेल्थ भी अच्छी नहीं होती, ऐसा देखा जाता है। ऑप्शन डी में जो लोग मेंटली इल है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा वॉयलेट होंगे। आपने देखा होगा डिप्रेशन के पेशेंट मेंटल इलनेस से सफरिंग माने जाते हैं और वो बिल्कुल शांत होते हैं, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, वो कभी भी वॉयलेंट नहीं होते। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लाइंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल हैज एडिमेटस एंकल्स। हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ है और इस पेशेंट का जो एंकल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडिमा है, सूजन है। What should the nurse do to best reduce the edema in lower extremities? नर्स के द्वारा इस पेशेंट के पैर के इस हिस्से में मौजूद एडिमा को कम करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, हम इसे किसी भी प्रकार का फ्लूइड नहीं देंगे। ऑप्शन बी, हम एलिवेट द लेग, हम लेग्स को एलिवेट कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ऑप्शन सी, अप्लाई इलास्टिक बैंडेज, हम यहाँ पर इलास्टिक बैंडेज लगाकर इस एडिमा को कंप्रेस कर देंगे। या फिर डू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, हम इस क्लाइंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, पैर को हर दिशा में घुमाएंगे। इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी के द्वारा हम एडिमेटस एंकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम इस पेशेंट के लेग को एलिवेट कर देंगे, पेशेंट को बेड पर लिटाकर उसके पैरों के नीचे पिलो या किसी और चीज़ का सपोर्ट दे देंगे ताकि यहाँ पर मौजूद एक्सेसिव फ्लूइड जो है ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाए और पेशेंट के एंकल एरिया में मौजूद एडिमा रिड्यूस हो जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रमोट्स वीनस ड्रेनेज बाय ग्रेविटी। Next question. In a lecture on sexual functioning, the nurse plans to include the fact that ovulation occurs when the पेशेंट्स को, क्लाइंट को सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में एजुकेट करते समय आप इन्हें ओव्यूलेशन किस समय होता है बताना सही मानेंगे। ऑप्शन ए, ऑक्सीटॉक्सिन लेवल इज हाई, जब ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल हाई होता है उस समय ओव्यूलेशन हो जाता है। या फिर ऑप्शन बी, ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज हाई, जब बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच का लेवल हाई होता है तब ओव्यूलेशन होता है। ऑप्शन सी, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज हाई, ओव्यूलेशन के समय प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होता है। या फिर ऑप्शन डी, एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लस्ड ऑफ, जब यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम वहाँ से शेड ऑफ होती है, स्लस्ड ऑफ होती है, उस समय ओव्यूलेशन होता है। किस समय ओव्यूलेशन होता है ये आपको बताना है। ओव्यूलेशन का सिंपली मीनिंग है मैच्योर ओवम का बाहर आना, ओवम का रिलीज होना। और याद रखिएगा ओव्यूलेशन जो है
नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डेज बिफोर होता है, या यूं कह दीजिए अगर किसी वुमेन में नॉर्मली 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें 14th डे पर यानी 14वें दिन ओव्यूलेशन देखा जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जब भी वुमेन के ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है उस समय ओव्यूलेशन हो जाता है। आइए इसे और क्लियर करें। LH इज इसेंशियल फॉर ओव्यूलेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। LH causes rupture of mature Graafian follicles and expels the mature ovum from the follicle about 9 hours after LH surge। याद रखिएगा, LH सर्ज होने के 9 घंटे बाद जब ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, तब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो फट जाती हैं, ब्रस्ट हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं और वहाँ से मैच्योर ओवम रिलीज होता है। ये पूरा प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, LH सर्ज होने के 9 घंटे बाद जब वुमेन के बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है उस समय मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और इन ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर की वजह से ओवम रिलीज होता है और ये प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चाइल्ड डेवलप्स साइनोसिस early during tonic-clonic seizures, it is most appropriate for the nurse to। एक बच्चा जिसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं और इस सीजर्स की शुरुआत में ही बच्चे में साइनोसिस डेवलप होने लगता है यानी उसकी स्किन का एक हिस्सा नीला पड़ने लगता है, तो इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा कौन सा एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी में साइनोसिस होने लगता है यानी बॉडी का एक हिस्सा नीला पड़ने लगता है। साइनोसिस इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी पार्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन ए में बताया गया है हम इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए ओरल एयरवे इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन बी कहता है कि हम ऑक्सीजन को मास्क के द्वारा एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन सी में कहा गया है कि हम इस बच्चे में पैडेड टंग ब्लेड लगा देंगे। ऑप्शन डी कहता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। गौर कीजिएगा, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स चल रहे हैं और इसकी शुरुआती स्थिति में ही, शुरुआती दौर में ही साइनोसिस डेवलप हो गया है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेनिंग। हम इस बच्चे को बिना किसी छेड़छाड़ के सिर्फ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, पहली बात यह कि अगर किसी बच्चे में सीजर्स आने वाले हैं और वो आपको अलर्ट कर देता है कि मुझे बस सीजर आने ही वाले हैं, तो इस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उस बच्चे को आप सेफ एनवायरनमेंट दें ताकि सीजर एक्टिविटी के दौरान उसे किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे। अगर उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ है जो कि सीजर्स के दौरान उसे चोट पहुंचा सकती है तो उसे हटा देना है, उसे एक सुरक्षित जगह पर बिठाना या लेटाना है ताकि उसमें इजीली सीजर्स कंप्लीट हो सकें। और उसके बाद याद रखिएगा, अगर
बच्चे को जब भी सीजर्स आ रहे होते हैं तो आप किसी भी प्रकार से उसके माउथ में टंग ब्लेड वगैरह नहीं रखेंगे, ना ही उसे ऑक्सीजन मास्क या एयरवे के द्वारा ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे। जब तक बच्चे में सीजर्स चल रहे हैं आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, ये नोट करेंगे कि सीजर किस टाइप के हैं, सीजर्स कितनी देर से आ रहे हैं, सीजर के दौरान कैसी मूवमेंट हो रही है, और सीजर एक्टिविटी के दौरान इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि बच्चे को चोट ना लगे। और जब सीजर्स कंप्लीट हो जाएं तब उसके एयरवे को मैनेज करने के साथ ही उसे फिर आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। सो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यही तीन चीज़ें होती हैं कि सीजर्स आने से पहले क्या करेंगे, सीजर के दौरान क्या करेंगे और सीजर के बाद क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपकी तीनों ही स्टेजेस क्लियर होती हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following data will give more accurate information regarding the end stage renal disease client fluid status। अगर किसी क्लाइंट में एंड स्टेज रीनल डिजीज है, एंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD, यानी इस क्लाइंट की किडनीज लगभग खत्म हो चुकी है, काम करना बंद कर चुकी है और इनके ठीक होने की संभावना भी बिल्कुल ना के बराबर है। अगर ऐसे क्लाइंट में आपको फ्लूइड स्टेटस को आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए मोस्ट एक्यूरेट वे कौन सा होगा? ऑप्शन ए, डेली वेट ऑफ द क्लाइंट, हम इस क्लाइंट का रोज वजन चेक करेंगे। ऑप्शन बी, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइट लेवल का असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन डी, बाउल मूवमेंट को चेक करेंगे। ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इस क्लाइंट में फ्लूइड स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किस मेथड को एक्यूरेट मानेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेली वेट ऑफ द क्लाइंट। गौर कीजिएगा, बाउल मूवमेंट यानी स्टूल पास किया है या नहीं, इसका किडनी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल असेस करके आप किडनी या फ्लूइड स्टेटस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इनटेक आउटपुट चैट से आप नॉर्मल क्लाइंट्स के अंदर फ्लूइड स्टेटस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इस क्लाइंट की जो किडनी है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो इस पेशेंट में यूरिन आउटपुट तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो इनटेक आउटपुट चार्ट के द्वारा आप फ्लूइड स्टेटस को असेस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले पेशेंट जिनमें किडनीज काम बिल्कुल नहीं कर रही होती हैं, फ्लूइड स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट माना जाता है कि उसका आप रोज वजन चेक करें। वेट के मेजरमेंट के द्वारा हम उस क्लाइंट के एक्यूरेट फ्लूइड स्टेटस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डेली वेट ऑफ द क्लाइंट गिव्स मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और याद रखिएगा, 1 लीटर फ्लूइड को हम 1 kg के इक्वल मान सकते हैं। हम रोज पेशेंट का वेट चेक करेंगे और वेट में अगर मान लीजिए 1 kg का इम्प्रूवमेंट होता है तो हम ये मानेंगे कि क्लाइंट की बॉडी में अब 1 लीटर फ्लूइड एक्स्ट्रा गया है। सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट एंड then discuss about the options. A client with long history of asthma is scheduled for surgery. What information should be included in pre-operative teaching? एक पेशेंट जिसे लंबे समय से अस्थमा है, इस पेशेंट में एक सर्जरी होने वाली है। इस सर्जरी से पहले इस पेशेंट को क्या टीचिंग दी जानी आवश्यक है? लंबे समय से अस्थमा से ग्रसित एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी होने वाली है। इस सर्जरी से पहले आप एज अ नर्स इसे क्या इंफॉर्मेशन या क्या टीचिंग देना सही समझेंगे?
ऑप्शन फर्स्ट, देयर इज अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम इस पेशेंट को ये बताएंगे कि आप अस्थमा से सफरिंग है, इस वजह से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ऑप्शन टू कहता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स लिमिट द सीवियरिटी ऑफ अस्थमेटिक अटैक्स। हम इस पेशेंट को समझाएंगे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अस्थमा के अटैक्स को रोका जा सकता है। ऑप्शन थ्री, कफिंग फोर्सिबली must be avoided because it increases the intrathoracic pressure। हम इस पेशेंट को कहेंगे कि आप जोर से खांसी ना करें, जोर से कफिंग ना करें, अन्यथा आप में इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ सकता है। ऑप्शन फोर कहता है लोकल एनेस्थीसिया इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज़ fewer साइड इफेक्ट्स देन जनरल एनेस्थीसिया। हम इस पेशेंट को कहेंगे कि आप लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करें क्योंकि ये जनरल एनेस्थीसिया की तुलना में कम कॉम्प्लिकेशंस देगा। इन चारों में से कौन सी टीचिंग इस पेशेंट को दी जा सकती है? आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और वीडियो खत्म होने के बाद अपने स्कोर्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन के लेवल को असेस कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को अस्थमा होता है तो अस्थमा के अंदर बहुत ही ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है। अस्थमेटिक अटैक्स की वजह से पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है और इस म्यूकस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। इस वजह से इनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। हम इस पेशेंट को कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना आप में अधिक होगी। याद रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट के अंदर अस्थमेटिक अटैक आता है तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस के एक्यूमुलेशन की वजह से, म्यूकस सिक्रेशन की वजह से जो एयरवे होता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट का एयरवे है जिसमें एयर के इनहेल और एक्सेल के लिए इतना स्पेस बीच में मौजूद है। लेकिन जब पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं तो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन की वजह से जो ये एयरवे स्पेस है ये काफ़ी कम हो जाता है। आप देख रहे होंगे एयर को पास होने के लिए बहुत ही कम रास्ता बचा है, तो यही कंडीशन अस्थमा कहलाती है। ऑप्शन टू को हमने सही इसलिए नहीं माना है क्योंकि अस्थमेटिक अटैक जो है, जब भी क्लाइंट किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा तब उसे एलर्जिक अटैक, अस्थमेटिक अटैक्स आएंगे और इस अटैक्स को रोकने में रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। रिलैक्स रहकर आप अस्थमा के अटैक को नहीं टाल सकते। जब भी कोई क्लाइंट एलर्जन किसी भी ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा जिससे उसे एलर्जी है तो डेफिनेटली उसमें अस्थमेटिक अटैक आएगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के द्वारा हम इस एपिसोड को टाल नहीं सकते, इस वजह से इस ऑप्शन को हमने गलत माना था। ऑप्शन थ्री में कहा गया था कि फोर्सफुली कफिंग नहीं करना है, जबकि हम अस्थमेटिक पेशेंट को ये सलाह देंगे कि आप कफिंग करें ताकि आपकी बॉडी में जो एक्सेस म्यूकस एक्यूमुलेशन हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी से माउथ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए ताकि आप में इन्फेक्शन होने की संभावना कम से कम हो। तो हम इस क्लाइंट को कहेंगे कि आप कफिंग करें, फोर्सफुल कफिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस आपकी बॉडी से बाहर जाए और गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हो सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नहीं हो। सो ऑप्शन थ्री इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर कहता है
कि लोकल एनेस्थीसिया आप लगाएं। याद रखिएगा सर्जरी के दौरान कौन सा एनेस्थीसिया इस्तेमाल करना है, कौन सा एनेस्थीसिया पेशेंट के लिए बेहतर है, इसका निर्धारण ना तो नर्स करती है ना ही पेशेंट करता है, इसका निर्धारण करता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। सो ये उसका काम है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। किसी क्लाइंट में फुट ड्रॉप को रोकने के लिए कौन सा कंफर्ट डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बेड क्रेडल, ऑप्शन बी फुटबोर्ड, ऑप्शन सी सैंडबैग, ऑप्शन डी पिलो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम पेशेंट में फुटबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वजह से पेशेंट में फुट ड्रॉप नहीं होगा। आइए इसे और जान लें और क्लियर करें। फुट ड्रॉप अकर्स बिकॉज ऑफ इंजरी टू पेरोनियल नर्व। प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि फुट ड्रॉप के दौरान कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो आप बताएंगे पेरोनियल नर्व। एग्जैक्टली देख लेते हैं फुट ड्रॉप होता क्या है। जब कोई पेशेंट लंबे समय से बेड पर रहता है तो उसका जो पैर का ये वाला हिस्सा है ये स्ट्रेट ना रहकर इस प्रकार से झुक जाता है आगे की तरफ, इसे ही हम फुट ड्रॉप कहते हैं। पेशेंट का ये वाला जो हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक जाता है, इस तरह से हो जाता है, यही कंडीशन फुट ड्रॉप कहलाती है। और इस सिचुएशन में पेरोनियल नर्व डैमेज होती है। याद रखने का तरीका, फुट ड्रॉप होता है पैरों में तो ये है पेरोनियल, पेरोनियल, पेरोनियल नर्व। अब याद रखिएगा फुट ड्रॉप क्या, सॉरी फुटबोर्ड क्या होता है। फुटबोर्ड एक ऐसी चौड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पेशेंट के पैरों के पास इस प्रकार से लगा देते हैं, स्ट्रेट लगा देते हैं ताकि पेशेंट का जो पैर है आगे की तरफ झुके नहीं, यहाँ पर उसे सपोर्ट मिले, यानी एक अलाइनमेंट मेंटेन रहे। और पैर अगर आगे की तरफ नहीं झुकेगा तो पेशेंट में फुट ड्रॉप वाली कंडीशन नहीं होगी। तो सिंपली अगर हम आपसे कहें तो फुटबोर्ड जो है ये एक तख्ती की तरह है, एक पट्टे की तरह है जिसे आप पेशेंट के पैरों पर तलुओं के पास खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से पैर जो है आगे की तरफ झुकते नहीं है, पेरोनियल नर्व डैमेज नहीं होती और फुट ड्रॉप नहीं होता। सो इस तरह से सिंपली आप याद रखें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है, बेसिक है। और नॉर्सेट एग्जाम में फुटबोर्ड का इमेज भी देकर पूछा गया था कि ये कौन सा कंफर्ट डिवाइस है। तो अगर आप नॉर्सेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी इमेज को भी ज़रूर देख लीजिएगा। या आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से ही है उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं इसकी इमेज आपको इस वीडियो के बाद दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द थिकेस्ट ह्यूमन स्किन इज। मनुष्य के शरीर में सबसे मोटी स्किन, थिकेस्ट स्किन कहाँ पाई जाती है? पाम में, सॉल में, नेक में, हेड में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा हमारे जो सोल होते हैं, पाँव के जो तलवे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मोटी स्किन पाई जाती है, थिकेस्ट स्किन पाई जाती है। और सेकंड नंबर पर हमारे हथेली यानी हाथ में, पाम में जो स्किन पाई जाती है वो सेकंड नंबर पर थिक होती है। थिकेस्ट स्किन प्रेजेंट एट द सोल ऑफ हील approximately 4 mm in thickness. नेक्स्ट क्वेश्चन,
It is a transparent membrane that focuses the light that enters into the eyes of the retina. हमारे आईज में पाए जाने वाली एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कि आईज में एंटर होने वाली लाइट को रेटिना पर एक जगह पर फोकस करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी स्क्लेरा, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी प्यूपिल्स. The right answer is option A. It is lens. लेंस का काम है कि आईज में एंटर होने वाली लाइट रेस को रेटिना पर फोकस करना ताकि वहाँ पर इमेज बन सके और इस बनी इमेज को ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इसे एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ का इमेज है. Next question. Aqueous humor is produced in. Aqueous humor का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ मेनिंजेस, ऑप्शन बी लैटरल वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी कोरोइड्स, ऑप्शन डी सीलियरी बॉडी. इन चारों में से किस से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है? बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. याद रखिएगा, सीलियरी बॉडीज एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आइए एक्वस ह्यूमर के बारे में और जान लें. एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड that produced by ciliary process of ciliary body into the eyeball and passes from the posterior to anterior chamber and then move to the venous system by the way of canal of Schellem's. देखिए इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहली बात, एक्वस ह्यूमर जो है एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि आईज में मौजूद सीलियरी बॉडी की सीलियरी प्रोसेस के द्वारा सिक्रीट होता है. एक बार फिर से, हमारी आईज में मौजूद सीलियरी बॉडी की सीलियरी प्रोसेस के द्वारा एक्वस ह्यूमर का निर्माण होता है जो कि दिखने में एक क्लियर फ्लूइड की तरह होता है. ये फ्लूइड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई से एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई की तरफ फ्लो करता है और वहाँ से ये वीनस सिस्टम में कैनाल ऑफ स्चेलम के द्वारा होता हुआ पहुँचता है. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. सीलियरी प्रोसेस कंटेन ब्लड कैपिलरीज that secrete aqueous humor at the rate of approximately 3 microliter per minute. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी आईज में सिक्रीट होने वाला एक्वस ह्यूमर किस रेट से सिक्रीट होता है, तो आप बताएंगे 3 माइक्रोलीटर पर मिनट की रेट से ये सिक्रीट होता है. और इसे सिक्रीट कौन करता है? ये सीलियरी प्रोसेस में पाई जाने वाली ब्लड कैपिलरीज के द्वारा सिक्रीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय द. आपको बताना है कि किडनी में पाए जाने वाले जो पिरामिड्स हैं, रीनल पिरामिड्स हैं, जिन्हें आप डायग्राम में देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर. इन रीनल पिरामिड्स को सेपरेट करने वाली ये जो स्ट्रक्चर हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? ये ट्रायंगुलर शेप के मैंने पिरामिड्स बनाए हैं और इनके बीच में ये डार्क कलर की जो ये लाइनें आप देख रहे हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे, इससे बताइएगा. ऑप्शन ए के अनुसार रीनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी रीनल मेड्यूला, ऑप्शन सी रीनल कॉलम्स, ऑप्शन डी रीनल पेल्विस. इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर रीनल पिरामिड्स को सेपरेट करने का काम करती हैं?
इन रीनल पिरामिड्स के अंदर ही आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इन्हें हम रीनल कॉलम्स कहते हैं। रीनल कॉलम्स रीनल पिरामिड्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। टिश्यू ऑफ रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एक्सटेंड सेंट्रली एंड सेपरेटिंग द पिरामिड्स टू ईच अदर कॉल्ड रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बार्टीनी। हमारी किडनी में जो रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो सेंट्रली एक्सटेंड होता है, सेंटर की तरफ फैला हुआ होता है, और इसके द्वारा यहाँ मौजूद पिरामिड्स को अलग अलग रखा जाता है, और इसे ही हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बार्टीनी के नाम से जानते हैं। रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बार्टीनीज। क्वेश्चन नंबर 16, किडनी इज सिचुएटेड। किडनी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन pelvic cavity, in thoracic cavity, in dorsal cavity. Where the kidney is situated? The right answer is option A. Kidney is situated into the abdominal cavity. Option A is correct. Next question. Which of the following classes of medication maximize the cardiac performance in the client with heart rate failure by increasing ventricular contractibility? आपको बताना है कि अगर किसी क्लाइंट में हार्ट फेलियर है तो इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाए कि उसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाए, जिससे कि हार्ट की परफॉर्मेंस नॉर्मल हो सके, पहले से बेहतर हो सके। ऑप्शन ए, बीटा एड्रिनर्जिक्स, ऑप्शन बी डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन डी आइनोट्रोपिक एजेंट्स। कौन सी मेडिसिन हार्ट फेलियर को दी जाती है जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है? याद रखिएगा, यहाँ पर हार्ट रेट को नहीं बढ़ानी है, हम यहाँ पर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है, संकुचन की जो क्षमता है, उसे बढ़ाने के लिए कौन सी दवा देते हैं ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम क्लाइंट में कॉन्ट्रैक्शंस को इफेक्टिव बढ़ाने के लिए, ना कि हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, आइनोट्रोपिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे क्लियर करें। An agent that maximize the cardiac performance by increasing the force of cardiac muscles like contraction known as inotropic agents, and its example is digoxin drug. जब भी हम हार्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आइनोट्रोपिक एजेंट्स जैसे कि डिगॉक्सिन देते हैं तो पेशेंट का हार्ट बहुत ही इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। डिगॉक्सिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई to ensure that they are pure and wholesome is a statement of। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था? कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम। ऑप्शन ए, WHO के द्वारा, ऑप्शन बी, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, ऑप्शन डी, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा। पानी की आपूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि दिया जाने वाला पानी प्योर और संपूर्ण हो। ये स्टेटमेंट दिया था ऑप्शन ए, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया चैनल ग्रुप आदि पर ज़रूर शेयर करें। सी यू टुमारो विथ न्यू MCQs। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड नाइट।